भाई आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। क्या कहता है ये? देखो, यूं तो आपको पता है, 11th में भी पढ़ा है आपने, 12th में भी पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में पता है। ये जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग बात करते हैं इसमें डिमांड की, इसमें बात करते हैं सप्लाई की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं नेशनल इनकम, बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई, बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों के बारे में। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हैं ये। ओके, क्या है ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। इसका मतलब क्या है? आर्थिक प्रणाली के समुच्चय। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? तो देखो, कहता है इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जैसे डिमांड की अगर डेफिनेशन पहले की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था? डिमांड का मतलब क्या है कि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे या फिक्स प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे और फिक्स क्वांटिटी को, तो उसको बोलते हैं डिमांड। वहां पे डिमांड एक बंदे की बात हो रही थी, यहां पे डिमांड सबकी बात है, पूरी इकोनॉमी की बात है। तो इसलिए कहता है कि इट रेफर्स टू डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हिंदी में बोले तो कहते हैं कि इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग से है। मतलब मान लो ये मुरारी लाल जो सामान बेच रहा है, तो ये जितने भी लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। इसी तरीके से अगला है एग्रीगेट सप्लाई। कहता है इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। हिंदी में कहते हैं इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, एक साल की बात हो रही है, वस्तुओं तथा सेवाओं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के कुल उत्पादन से जो प्रोडक्शन होता है एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, हम उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ओके, लोग उसको खरीदेंगे, एक तरीके से सप्लाई का पार्ट है ये। आगे एक क्वेश्चन अराइज होता है और कि व्हाट इज एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है? तो इट इंप्लाइज कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब पहले अगर कंजम्पशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, लेकिन यहां पे वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल। जब भी कभी एग्रीगेट वर्ड आएगा तो पूरी इकोनॉमी की बात होगी। तो इसलिए कहता है इट इंप्लाइज कंजम्पशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब इसका अर्थ एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से है, जो भी कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, अब कंजम्पशन का मतलब यहां पे खाना ही नहीं होता। अब जैसे ये मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन को मैं इस्तेमाल करता हूं, ये भी कंजम्पशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंजम्पशन का पार्ट है। अगला एक क्वेश्चन और राइज होता है हमारे पास कि व्हाट इज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है? तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मींस, कहता है इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपेंडिचर बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी on the purchase of such goods and goods which add to their stock of capital during the year। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? एक मतलब जितना भी पैसा जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर खर्च करते हैं, जिनसे उनकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, और किसकी? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं जी? बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। जैसे यहां पे देखो इंडस्ट्रीज है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हमने, या नई फैक्ट्री बनवाई, या नए मशीनें लगवाया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल गुड्स। तो इससे अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान सभी उत्पादकों द्वारा, मतलब जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन सभी के द्वारा ऐसी वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय से है जो उनकी पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करता है। पूंजी के स्टॉक मतलब जो उनके कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है।
जिससे आगे चलकर ये और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इसको बोलते क्या हम लोग? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या चीज होती है? ये वर्ड कई बार बच्चे जैसे ही आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। पहले इसको जैसे नाम से पता चला है डोमेस्टिक, जैसे मान लो एक आपका घर है, एक मोहल्ला है, मोहल्ले में आपका एक घर है। अब घर में जैसे आपके घर की इनकम कुछ और होगी, आपके पड़ोसी के घर की इनकम कुछ और होगी, होगी नहीं होगी? कैसे भाई? जो आपके घर की इनकम है, मान लो फादर अर्न करते हैं, पड़ोसी के घर में भाई फादर, उनके यहाँ पे जो मुखिया है वो भी अर्न करता है, और बाकी जो उनके घर में जो बच्चे हैं उनके वो भी अर्न करते हैं, इनकम बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कंट्री की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं इसको। इट मीन्स इनकम जनरेटेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में जितना भी पैसा अर्न किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी पैसा अर्न किया जाता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। इसका एक फॉर्मूला भी है। क्या है फॉर्मूला? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, देख रहे हो जी, प्लस वेजेस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? डोमेस्टिक इनकम। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस। आगे चल के डिटेल में भी पढ़ोगे। अब देखो, जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया उनको रेंटल इनकम मिलेगी। जो लोग अपना पैसा ब्याज के तौर पे देते हैं उनको कौन सी इनकम मिलेगी? इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और जो लोग कहीं जॉब करते हैं तो सैलरी और वेजेस मिलेगा। आगे सारे लोग, इन सबकी जो इनकम जोड़ दो तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम। हिंदी में कहते हैं भाई, इसका अर्थ एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में या डोमेस्टिक एक इकोनॉमी में जितना भी पैसा अर्न करते हैं, अब जो जॉब करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, इनके पास जो पैसा आता है, या कोई रेंटल इनकम या कोई इंटरेस्ट का इनकम, सबको जोड़ दोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग डोमेस्टिक इनकम। हिंदी में बोलते हैं घरेलू आय। क्या बोलते हैं इसको? घरेलू आय। अगला है हमारे पास भाई जनरल प्राइस लेवल। भाई जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं सामान्य कीमत स्तर। इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल। मतलब कहता है इट रेफर्स टू द इंडेक्स ऑफ प्राइस। जनरल प्राइस लेवल क्या है? एक तरीके से प्राइस का एक इंडेक्स है। जब कोई सर्विस या गुड्स को भाई खरीदा बेचा जाता है तो इसका एक इंडेक्स प्राइस होता है। क्या होता है जी? इंडेक्स प्राइस होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो गुड्स या सर्विस का इंडेक्स प्राइस है उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। क्या बोलते हैं इसको? जनरल प्राइस लेवल। इससे अभिप्राय एक विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंत तक सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में या कीमतों के सूचकांक से है, मतलब इंडेक्स से है। किससे है जी? इंडेक्स से है। क्या बोलते हैं इसको? जनरल प्राइस लेवल। अगला क्वेश्चन यहां बनता है, जब हमने पढ़ लिया भाई एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, है ना, हमने पढ़ा एग्रीगेट कंजम्पशन, अभी पढ़ा जनरल प्राइस लेवल क्या होता है। तो जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? इंडेक्स ऑफ प्राइस होता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। कब? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगला है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। अब एक इकोनॉमी में कितने तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे फाइनल गुड्स या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। पहले समझते हैं फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। कई बार लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे चीनी एक फाइनल गुड्स है आपके लिए, लेकिन बिस्किट बनाने वाली कंपनी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब यहां पे बड़ी कंफ्यूजन है कि फाइनल गुड्स किसको माने और इंटरमीडिएट गुड्स किसको माने। एक काम करते हैं, पहले फाइनल गुड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर और समझेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि गुड्स के टाइप जो हैं वो दो तरीके की कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कहता है दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन। क्या कर चुके हैं? ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। रेडी फॉर यूज है, मतलब अब इसके बाद किसी भी तरीके से कोई चेंज नहीं होने वाला है, जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं।
इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल गुड्स बोलते हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा बताया भी कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा, जो क्या है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं। मतलब उनकी एक लिमिट होती है, बाउंड्री लाइन होती है, उसको ये पार कर चुके हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। अब जैसे कि बर्गर खाने जाते हो, देखो तो सही मुंह में कैसे पानी आ रहा है बर्गर का नाम लेते ही। अब बर्गर खाने जाते हो मैकडी का, तो आप क्या देखते हो कि उसके बाद कुछ और उसमें करते हो क्या? ये फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है ना? अच्छा, ब्रेड फाइनल है, चीनी आपके घर में जो आता है वो फाइनल है, इसमें आप कुछ और नहीं करते हो, भाई खाने पीने में ही इस्तेमाल करते हो। क्लियर है जी? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल गुड्स बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को अब कंफ्यूजन भी होती है, अभी कंफ्यूजन दूर करूंगा, बट अगली बात मुझे बता लेने दो। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं भाई? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, कौन से गुड्स ये? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसने अभी तक बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की है। दूसरी बात, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स, अभी इसमें और वैल्यू ऐड की जा सकती है। जैसे कि एक धागा, धागे से कपड़ा बनाना, है ना, कपड़े से शर्ट सिलना, तो जो कपड़ा है उससे शर्ट, तो अभी वैल्यू ऐड कर दी हमने, धागे में वैल्यू ऐड करके हमने उससे कपड़ा बना लिया। तो कहता है कि अभी इसमें गुंजाइश बची है। और विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, अब रेडी नहीं है अभी। जैसे अगर मैं बताऊं, मान लो समोसा है, अब आपको समोसे खाने हैं, तो मुरारी लाल के लिए आलू, मैदा, नमक, ये सब क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा जी? इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा, क्योंकि ये सब इस्तेमाल होंगे। क्योंकि अब आलू कच्चा खाओगे क्या? सोचो कैसा खाएगा, कैसा लगेगा कच्चा खाने में, है ना? नमक ले बेटा 1 चम्मच ऊपर से, है, पेट के अंदर ही समोसे पकाने हो, सोचो कैसा होगा। फिर 1 चम्मच मैदा, फिर ये आलू के टुकड़े, फिर ये सब पेट के अंदर ही बन जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना। मुरारी लाल की दुकान पे जाओगे और उससे समोसे खरीद के लेके आओगे, यही प्रोसीजर चलेगा। तो समोसे बनाने में जितने भी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरमीडिएट है। बट ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे नेशनल इनकम, जैसे मैंने बताया आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बड़ी परेशानी है, किसको हम फाइनल गुड्स माने और किसको इंटरमीडिएट, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। मुरारी लाल के लिए आलू, मैदा, नमक ये सब इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरे घर के लिए, आपके घर के लिए फाइनल गुड्स है, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और करेंगे नहीं। आलू से क्या सीधा सब्जी बनाएंगे, खाएंगे, तो आलू हमारे पास यहां पे फाइनल गुड्स हो जाएगा, है ना? कंफ्यूजन है, तो इसलिए आगे चल के इसके बारे में कुछ डिटेल भी पढ़ेंगे। बट फाइनल गुड्स वो होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दिया और कोई भी चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन को अभी क्रॉस नहीं किए हुए हैं, अभी बचा हुआ है, मतलब इसमें कुछ वैल्यू ऐड की जा सकती है। यहां पे बताया भी है, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, अभी इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की जानी है और जो अभी अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं है, मतलब रेडी नहीं है। कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो भाई फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for consumption or for investment। फाइनल गुड्स है भाई, या तो हम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो रीसेल करने के पर्पज से खरीदा जाता है, ओके, और फर्दर प्रोडक्शन होता है उसमें। क्या होता है जी? फर्दर प्रोडक्शन होता है, देखो ना लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। यहां पे अगर नेचर की बात करें तो दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं नेशनल इनकम में, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को ना ही नेशनल इनकम में ऐड करते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीजों को मैंने इंक्लूड किया है, बताया है, ओके। तो अभी याद रखना, फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट,
ये हो गया हमारे पास। इसमें कितने डिफरेंस बताएं? अच्छा ये है बताना है। डिमांड कहता है दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली, मतलब इसकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, जबकि इसकी जो डिमांड होती है वो ड्राइव होती है। अब सर डायरेक्ट और ड्राइव में क्या फर्क है? मुझे समोसा खाना है, लेकिन मैं कहता हूं कि घर के बने समोसे खाने। आज मदर को बोला कि माँ मुझे ना समोसे खाने हैं, तो क्या होगा? आलू लेके आया जाएगा। तो समोसे खाने के लिए आलू, पनीर, उसमें मटर डलते हैं, वो मान लो मसाले हो गया, मैदा हो गया, और क्या, नमक हो गया, और क्या लेके आएंगे भाई? तेल लेके आएंगे। अब मुझे खाने समोसे हैं, लेकिन ये सब सामान लेके आया मैं, तो ये सब के सब जो है ये क्या माने जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स माने जाएंगे, क्योंकि ड्राइव डिमांड है एक तरीके से। कैसी डिमांड है? ड्राइव। मुझे समोसे खाने हैं, उसके लिए मुझे लेके आना पड़ा, ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, जैसे मुझे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है, तो ये मोबाइल फोन क्या है? डायरेक्ट है। ओके, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। फिर अगर बात करें हम लोग वैल्यू एडिशन की, तो दे आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, मतलब ये एक तरीके से क्या होता है? रेडी टू यूज होता है, जबकि ये रेडी टू यूज नहीं होता, अभी इसमें काम करना बचा है। अब समोसे खाने हैं, तो जो सामने वाला मान लो हलवाई है आपके घर के बगल में ही, या नुक्कड़ पे जो हलवाई की दुकान है वहां पे जाओगे, अब आलू कटे हुए रखे हुए हैं, पनीर के टुकड़े कटे हुए रखे हैं, तो वो क्या एक तरीके से रेडी टू यूज नहीं है, अभी उससे समोसा बनाएगा। क्या बनाएगा जी? समोसा बनाएगा, और उसके बाद उसको बेचेगा, आप खरीदोगे और खाओगे। प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो दे हैव क्रॉस्ड, इसने क्या कर रखा है? फाइनल गुड्स ने क्रॉस कर रखा है, जबकि ये क्या है? अभी क्रॉस नहीं किया है बाउंड्री लाइन, अभी इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं। डन? कोई कंफ्यूजन? नो। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार दोबारा से रिव्यू कर दूं मैं। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग में, जो फाइनल गुड्स होते हैं refers to those goods which are used either for consumption or for investment, जबकि intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। दूसरा क्या नेचर? दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, इंक्लूड करते हैं इसको किसमें? नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, जबकि इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको आप ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ना ही डोमेस्टिक इनकम में। तीसरी बात में हमने बताया इसकी जो डिमांड होती है फाइनल गुड्स की वो डायरेक्ट होती है, जबकि इंटरमीडिएट की ड्राइव डिमांड होती है। वैल्यू एडिशन की बात करें तो क्या होता है? दे आर रेडी फॉर यूज, जबकि ये इंटरमीडिएट गुड्स रेडी फॉर यूज नहीं होता। और प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रखी है, जबकि इनमें अभी कुछ बचा है। ओके, अभी नहीं किया है। चलो हिंदी में आप पढ़ लेना, हिंदी में कुछ इतना वो नहीं है। जो बच्चे हिंदी में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे, अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने पहले फाइनल गुड्स लिखा और यहाँ पे इंटरमीडिएट्स, हिंदी में हमने पहले इंटरमीडिएट गुड्स लिखा है और यहाँ पे फाइनल गुड्स। तो इसमें अगर बात करें, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बताया हमने मध्यवर्ती, और ये क्या बताया जी? फाइनल गुड्स। डन? कर लेना, इसमें दिक्कत नहीं लग रही मुझे किसी भी प्रकार की कि जो मैं आपको डिस्कस करूं।